वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। इससे पहले हमने दो ग्रंथियाँ पढ़ चुके थे, पीयूष ग्रंथि और उसके बाद में हमने सेकंड पढ़ी थी वह पीनियल ग्रंथि। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। ध्यान दीजिए, यह शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह थायराइड ग्रंथि है। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, उस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे? थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ध्यान दीजिए, यह ग्रंथि होती है, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? इस ग्रंथि की उत्पत्ति होती है वह एंडोडर्म से होती है। बोनिया एंडोडर्मल इनकी उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति कैसी होगी? एंडोडर्म से होती है। अर्थात 3 जनन स्तर बनते हैं, उनमें से जो एंडोडर्म बनता है, अंतः जनन स्तर बनता है, उससे इनकी उत्पत्ति होती है। ध्यान दीजिए, थायराइड ग्रंथि होती है वो कहाँ पर उपस्थित होती है? तो आपको ध्यान रखना है, यह श्वास नली के अधर एवं पार्श्व सतह से जुड़ी हुई रहती हैं। श्वास नली के अधर या नीचे की एवं पार्श्व सतह से जुड़ी हुई रहती हैं। ध्यान दीजिए, जो थायराइड ग्रंथि है वह श्वास नली के अधर एवं पार्श्व सतह से जुड़ी रहती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अधर एवं पार्श्व सतह से जुड़ी हुई रहती है, उस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे? थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। यानी थायराइड ग्रंथि होती है वह नीचे के भाग से और पार्श्व के भाग से जुड़ी हुई रहती है। तो अधर पार्श्व भाग से जुड़ी हुई रहती है। एवं आपको ध्यान रखना, यह ग्रंथि होती है वह एच आकार की होती हैं। तो ये एच आकार की होगी और किसके अधर और पार्श्व में जुड़ी हुई रहती हैं? श्वास नली के अधर एवं पार्श्व में जुड़ी हुई रहती है। जो कंठ होता है, उस कंठ और श्वास नली के जो संधि स्थल होता है उसके जस्ट थोड़ी सी नीचे की ओर उपस्थित होती है और ये किस आकार की होती हैं? एच आकृति की होती हैं और बीच में ये जुड़ी हुई रहती हैं उस एक संरचना से, और उसे हम क्या कहते हैं? इस्थमस की सहायता से जुड़ी हुई रहती हैं। और ये जो ग्रंथि होती हैं वह द्विपिंडकीय होती हैं। देखो, स्तनधारियों में ये ग्रंथि कैसी होगी? 2 पिंडकों से बनी होती है, 2 पालियों से बनी हुई होती हैं। तो ध्यान दीजिए, यह ग्रंथि किस आकार की होती है? एच आकार की होती हैं। आकार कैसा होता है? एच आकार का इनका आकार होता है। एवं ये कैसी होती है? द्विपिंडकीय होती है, 2 पिंडकों से निर्मित होती हैं। तो ये कैसी होगी? द्विपिंडकीय होती हैं। दोनों पिंड आपस में, दोनों पालियां आपस में, या दोनों पिंड होंगे, दोनों पालियां या पिंडक होते हैं, ये आपस में किससे जुड़े हुए रहते हैं? पिंडक इस्थमस की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं। तो दोनों पिंडक या पालियां आपस में इस्थमस की सहायता से जुड़ी हुई रहती हैं, आपस में कांटेक्ट में रहती हैं, एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। तो ये जुड़ी हुई किस रचना की सहायता से रहती है? इस्थमस की सहायता से जुड़ी हुई रहती हैं। यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? इस थायराइड ग्रंथि के बारे में। ध्यान दीजिए, थायराइड ग्रंथि होती है, यह थायराइड ग्रंथि होगी, इसके अंदर बहुत सारी योजी उत्तक से निर्मित होता है। ये किससे निर्मित होता है? योजी उत्तक से निर्मित होता है, कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होता है। और इस योजी उत्तक में पुटकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इनके अंदर क्या उपस्थित होगी? पुटकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो योजी उत्तक से निर्मित होती हैं और इसमें क्या उपस्थित होती हैं? पुटकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इन्हें गोलाकार कोशिकाएं उपस्थित होगी, जिन्हें गोलाकार ग्लोबुलर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। उन गोलाकार कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? तो इन छोटी छोटी गोलाकार कोशिकाओं से निर्मित होती है, उन छोटी छोटी गोलाकार कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? पुटकीय कोशिकाएं कहा जाता है। इस पुटकीय कोशिकाओं में एक आपको ध्यान रखना है, द्रव भरा हुआ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, आयोडो थायरो ग्लोब्यूलिन द्रव भरा हुआ रहता है। आयोडो थायरो ग्लोब्यूलिन द्रव भरा हुआ रहता है। तो इनके अंदर द्रव भरा हुआ रहता है, उस द्रव को हम क्या कहते हैं? आयोडोथायरोग्लोबुलिन द्रव कहा जाता है। ये द्रव इसके अंदर भरा हुआ रहता है। इस द्रव से भरी हुई पूरा जो पुटकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वह इसके योजी उत्तक के अंदर उपस्थित होती हैं। तो योजी उत्तक में आयोडोथायरोग्लोबुलिन नामक द्रव भरा हुआ रहता है। ये हल्के पीले रंग का जो कोलाइडी द्रव होता है, उस द्रव को हम क्या कहते हैं? आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहा जाता है। इनके बीच बीच में कुछ कोशिकाएं और उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सी सेल्स कहा जाता है, सी कोशिकाएं कहा जाता है। ये बीच बीच में कोशिकाएं दिखाई देती हैं, इन्हें सी कोशिकाएं कहते हैं, या इसे हम पैरापुटिकीय कोशिकाएं कहा जाता है। सी कोशिकाएं, या इसे हम क्या कहेंगे?
पैरापुटिकीय कोशिकाएं कहा जाता है। तो सी कोशिकाएं या कौन सी कोशिका आपस होती है, पैराकोटिकीय कोशिका आपस होती है, और इन कोशिकाओं के द्वारा कैल्सिटोनिन का स्त्रवण किया जाता है। तो इन कोशिकाओं के द्वारा किसका स्त्रवण किया जाता है, कैल्सिटोनिन का स्त्रवण किया जाता है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, इन कोशिकाओं के द्वारा कैल्सिटोनिन का स्त्रवण किया जाता है। तो सी कोशिका या पैरापुटिकीय कोशिका होती है, उनके द्वारा कैल्सिटोनिन का स्त्रवण किया जाता है, जबकि पुटिकीय कोशिका होती है, उनके द्वारा थायरोक्सिन का स्त्रवण किया जाता है। इनके द्वारा किसका स्त्रवण किया जाएगा, थायरोक्सिन का स्त्रवण किया जाता है। तो ये आपको संरचना ध्यान रखनी है किसकी, थायराइड ग्रंथि की। अब ध्यान दीजिए, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। ध्यान दीजिए, अगला हमें क्या ध्यान रखना है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य, एवं उनके क्या क्या कार्य होते हैं उस बारे में हम देखेंगे। ध्यान दीजिए, थायराइड ग्रंथि के द्वारा निम्न प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। उसमें सबसे पहला आपको ध्यान रखना है T4, या जैसे हम क्या कहेंगे, टेट्रा आयोडो थायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन स्रावित किया जाता है। टेट्राआयोडोथायरोनिन या T4, या इसे हम अन्य नाम देते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा नाम देंगे, थायरोक्सिन हार्मोन। यह हार्मोन स्रावित किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, एक कम सक्रिय हार्मोन है। किस प्रकार का हार्मोन है, कम सक्रिय हार्मोन है। कम सक्रिय हार्मोन है, उसे हम क्या कहेंगे, टेट्राआयोडोथायरोनिन हार्मोन कहा जाता है। यह कुल हार्मोन का आपको लगभग 80% या कुछ आपको आपकी बुक्स में लिखा हुआ मिल सकता है, आपको 65 से लेकर के 90% के बीच में होता है। यानी इनकी मात्रा होती है वो कितनी होती है, 65 से 90% के बीच में होती हैं। और एक सामान्य मात्रा का ध्यान रखें तो कितनी होगी, 80% इनकी मात्रा होती है। यह कम सक्रिय हार्मोन होता है। इसका निर्माण होता है किससे होता है, तो आपको ध्यान रखें, एमिनो अम्लों का व्युत्पन्न होता है। किसका व्युत्पन्न है, एमिनो अम्लों का व्युत्पन्न होता है। यानी प्रोटीन व्युत्पन्न है, एमिनो अम्लों का व्युत्पन्न होता है। तो एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न से निर्मित होता है यह हार्मोन। और कौन से एमिनो अम्ल से निर्मित होता है, तो आपको ध्यान रखना है टायरोसिन एमिनो अम्ल। कौन सा एमिनो अम्ल ध्यान रखना है आपको, टायरोसिन एमिनो अम्ल एवं आयोडीन होगा। उस आयोडीन के द्वारा किसका निर्माण होता है, T4 या टेट्राआयोडोथायरोनिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो टेट्राआयोडोथायरोनिन हार्मोन का निर्माण होगा वह टायरोसिन एवं आयोडीन के द्वारा होता है। यह हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, दूसरा T3, या जैसे हम क्या कहेंगे, ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन है। यह आपको हार्मोन ध्यान रखना है। यह हार्मोन होगा वो T4 की तुलना में अधिक सक्रिय एवं शक्तिशाली होता है। अधिक सक्रिय एवं कैसा होता है, प्रभावशाली होता है। अधिक सक्रिय एवं कैसा होगा, प्रभावशाली होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कौन से हार्मोन के बारे में, T3 हार्मोन के बारे में, ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन, जो कि T4 की तुलना में अधिक सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, और साथ में आपको ध्यान रखना अधिक प्रभावशाली होता है। उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, T3 या ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन होता है वह कुल हार्मोन का 20% के आसपास होता है। लगभग कितना होता है, 20%। कुछ बुक्स में आपको 10% भी लिखा मिल सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसकी मात्रा कुल हार्मोन के कितनी होती है, 20% होती हैं, और यह अधिक सक्रिय और शक्तिशाली होता है। तथा आपको ध्यान रखना है T4 हार्मोन होगा, यह हार्मोन उत्कों में जाकर के T3 में परिवर्तित होता है। T4 हार्मोन उत्कों में जाता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, T3 हार्मोन में परिवर्तित हो जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कौन सा हार्मोन, T3 हार्मोन या ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन। कौन सा रूप सक्रिय रूप है, तो आपको क्या ध्यान रखना, T3 सक्रिय रूप है, जबकि निष्क्रिय रूप या कम प्रभावशाली रूप या कम सक्रिय रूप होता है वो कौन सा होता है, T4 होता है। इन दोनों हार्मोनों को सम्मिलित रूप से हम थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। इन दोनों हार्मोनों को हम सम्मिलित रूप से क्या नाम देते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन नाम देते हैं। तीसरा हार्मोन इनके द्वारा स्रावित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आपको ध्यान रखना है,
कैल्सिटोनिन हार्मोन। यह कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वह सी सेल्स के द्वारा, सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, या जिन्हें हम पैरापुटकीय कोशिकाएं कहते हैं, उन पैरापुटकीय कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो सी सेल या किन के द्वारा स्रावित होगा, सी कोशिकाओं के द्वारा या पैरापुटकीय कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो ये किसके द्वारा स्रावित होगा, पैरापुटकीय कोशिकाएं या सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वह कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। कैल्शियम के उत्सर्जन में यह क्या करता है, तो आपको जानना है कैल्शियम के उत्सर्जन में यह बढ़ाता है, उत्सर्जन में यह वृद्धि करता है। तो कैल्शियम के उत्सर्जन को यह बढ़ाता है, एक कार्य। दूसरा आपको ध्यान रखना है अस्थि विघटन को कम करता है, अस्थि विघटन को कम करता है। तो अस्थि विघटन को कम करता है तथा कैल्शियम के आपको धन को उत्सर्जन को बढ़ाता है तथा रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को ये क्या करता है, कम करने का कार्य करता है। जो कि थायराइड ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्रावित कैल्सिटोनिन हार्मोन होगा यह पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित, पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित पैराथार्मोन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। हम आगे पढ़ेंगे पैराथार्मोन हार्मोन उसके विपरीत कार्य करता है। तो पैराथार्मोन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। ध्यान दीजिए यह पैराथायराइड जो ग्रंथि के द्वारा स्रावित पैराथार्मोन होता है उसके विपरीत कार्य करता है। वो कौन सा हार्मोन कार्य करता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन कार्य करता है। तो ये 3 प्रकार के हार्मोन जो कि एक बार वापस से ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। यह थायराइड ग्रंथि होती है इसकी उत्पत्ति एंडोडर्मल से होती है। ये श्वास नली के अधर एवं पार्श्व सतह से जुड़ी हुई रहती है तथा ये अच आकार की होती है, द्विपिंडकीय होती हैं और ये दोनों पालियां या पिंडक होते हैं वो आपस में इस्थमस के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। थायराइड ग्रंथि योजी ऊतकों से निर्मित होती हैं और इन योजी ऊतकों के बीच बीच की पुटकीय गोलाकार कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें पुटकीय कोशिकाएं कहा जाता है। ये गोलाकार कोशिकाएं होती हैं, ये छोटी छोटी, इनमें एक कोलाइडी द्रव भरा हुआ रहता है हल्के पीले रंग का, उसे आइडोथायरोग्लोबुलिन कहा जाता है और ये आइडोथायरोग्लोबुलिन होता है, इसी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। ये आपको धन का एक ग्लाइकोप्रोटीन व्युत्पन्न होता है। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है कि थायराइड ग्रंथि होती है उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तो थायराइड ग्रंथि से T4 हार्मोन या टेट्रा आइडोथायरोनिन हार्मोन तथा T3 या ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ये दोनों हार्मोन सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कहलाते हैं तथा इसके द्वारा सी या पैरापुटकीय कोशिका कैल्सिटोनिन का स्रावन किया जाता है और ये कैल्सिटोनिन होता है यह पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित पैराथार्मोन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है अर्थात कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है तथा अस्थि विघटन को कम करता है तथा रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का कार्य करता है। तो ये तो था किसके बारे में, इस थायराइड ग्रंथि की संरचना एवं उनके द्वारा स्रावित हार्मोन। अब उसके बाद में इनके द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन, इनकी कार्य क्या क्या है उस बारे में हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिए थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। अगला ध्यान दीजिए थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। क्या क्या कार्य है उस बारे में हमें ध्यान रखना है थायरोक्सिन हार्मोन के। सबसे पहला कार्य है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है आधारीय उपापचय दर। आधारीय उपापचय दर BMR, आधारीय उपापचय दर या जिसे हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ध्यान दीजिए यह हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन, यह आधारीय उपापचय दर को नियंत्रित करता है, यानी यह BMR को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये आधारीय उपापचय दर को नियंत्रित करता है।
सबसे पहले आपको समझना आधारीय उपापचय दर किसे कहा जाता है। तो कैलोरी की वह न्यूनतम मात्रा जो शरीर की सामान्य कार्यकी के लिए आवश्यक होती है, फिजियोलॉजी के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आधारीय उपापचय दर या बीएमआर कहा जाता है। तो आधारीय उपापचय दर किसे कहेंगे, कैलोरी की वह न्यूनतम मात्रा जो शरीर की सामान्य कार्यकी के लिए आवश्यक होती है, उसे हम आधारीय उपापचय दर कहते हैं। और आधारीय उपापचय दर को नियंत्रित करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये ऑक्सीकारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ऑक्सीकारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी ऑक्सीजन की खपत को क्या करता है, यह बढ़ाता है। ऑक्सीजन की खपत बढ़ने के साथ अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। इस कारण से इस हार्मोन को हम जीवन की रफ्तार कहा जाता है। तो किस हार्मोन को जीवन की रफ्तार कहा जाता है, तो आप ध्यान दीजिए, जीवन की रफ्तार किसे कहा जाता है, कौन से हार्मोन को कहा जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन को कहा जाता है। तो यह हार्मोन होगा वो ऑक्सीकारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इस कारण से इस हार्मोन को हम जीवन की रफ्तार के नाम से जानते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तथा ये माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ाता है और माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे आधारीय उपापचय दर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती है। तो अधिक मात्रा में ऊर्जा के निर्माण को भी यह क्या करता है, प्रेरित करता है। तो पहला कार्य वेरी इंपॉर्टेंट कार्य, यह आधारीय उपापचय दर को नियंत्रित करता है तथा यह ऑक्सीकारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है। इस कारण से इस हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं, जीवन की रफ्तार के नाम से जानते हैं। तो ये हमें पहला कार्य ध्यान रखना है। दूसरा कार्य ध्यान दीजिए, यह थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन होता है, यह उपापचय को नियंत्रित करता है। उपापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय को क्या करता है, एवं वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है, वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोलिंग करता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, उपापचय को नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा को। इसमें ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट में आप देखेंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करती है। उसे हम क्या कहते, उसको नियंत्रित करने का कार्य है वह कौन करता है, तो यह हार्मोन करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को यह क्या करता है, प्रेरित करता है। यह हमें ध्यान रखना है। हम पढ़ चुके पहले भी, वसीय अम्ल एवं एमिनो अम्लों से ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करने वाला हार्मोन है वह कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये ग्लूकोज की मात्रा को बनाने एवं ग्लूकोज के निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया को यह प्रेरित करता है। दूसरा आप ध्यान दीजिए, प्रोटीन, प्रोटीन के विघटन एवं संश्लेषण को, ये दोनों को क्या करता है, प्रेरित करता है। प्रोटीन के निर्माण को भी प्रेरित करता है और विघटन को भी प्रेरित करता है। तो प्रोटीन के विघटन एवं संश्लेषण को यह प्रेरित करता है। तीसरा आप ध्यान दीजिए, वसा में मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल के विघटन एवं निर्माण को यह क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण एवं विघटन को यह क्या करता है, नियंत्रित करता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण एवं विघटन को यह क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये उपापचय में कार्य करता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। यह कार्बोहाइड्रेट में आप ध्यान दीजिए तो ग्लूकोज की मात्रा को रुधिर में बढ़ाने का कार्य करता है। इंसुलिन और अब जो थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं, यह हार्मोन होगा वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। फिर उसके बाद में प्रोटीन के विघटन एवं संश्लेषण में सहायक होता है तथा वसा के मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण और विघटन में यह उपयोगी होता है। तो ये दूसरा कार्य। तीसरा आप ध्यान दीजिए, मेढक में जो टेडपोल लार्वा होता है, मेढक के अंदर टेडपोल लार्वा होता है, उस टेडपोल लार्वा के कायांतरण में यह सहायक होता है। टेडपोल लार्वा के कायांतरण में यह सहायक होता है। तो मेढक के टेडपोल लार्वा के कायांतरण में यह कार्य करता है, सहायता करता है। तो टेडपोल लार्वा होगा, उसका वयस्क में जो कायांतरण होता है, उस वयस्क में कायांतरण के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है, थायरोक्सिन हार्मोन कार्य करता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल नर्व सिस्टम की क्रिया को भी यह क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त आप और ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है, यह थायरोक्सिन हार्मोन होता है, यह थायरोक्सिन हार्मोन होगा वह उपापचय दर के नियंत्रित करता है तथा रक्त के निर्माण को भी क्या करता है, रक्त के निर्माण को भी यह क्या करता है,
प्रेरित करने का कार्य करता है। तो रक्त के निर्माण को भी प्रेरित करने में यह सहायक होता है तथा ऑक्सीजन की खपत को ये क्या करता है, ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाता है। तो ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाने का कार्य करता है, वो भी कौन सा हार्मोन करता है, तो ये हार्मोन करता है। इसके अतिरिक्त एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं, उनकी क्रियाविधि को भी सक्रिय करने में यह सहायक होता है। तो ये सारे कार्य आपको किसके ध्यान रखने हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य ध्यान रखने हैं। अगला हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि की अनियमितता एवं उनसे होने वाले रोगों के बारे में। थायराइड ग्रंथि की अनियमितता एवं इससे संबंधित रोग। एवं इससे संबंधित रोग कौन कौन से हैं, तो उसमें आप ध्यान दीजिए थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्त्रावण अति स्त्रावण से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है अल्प स्त्रावण से कौन कौन से रोग होते हैं, और सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे अति स्त्रावण से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अति स्त्रावण संबंधी रोग और अल्प स्त्रावण संबंधी रोग। अल्प स्त्रावण से आप 4 प्रकार के रोग ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है अवटु मानवता या जड़ मानवता, जड़ मानवता या अवटु मानवता, जड़ मानवता, अवटु मानवता या इसे हम क्रेटेनिज्म कहा जाता है। तो क्रेटेनिज्म रोग हो जाता है। दूसरा आप इसमें ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है इसमें होता है वो मिक्सिडीमा होता है। कौन सा रोग आपको ध्यान रखना है, मिक्सिडीमा और रोग होता है। तीसरा आप ध्यान दीजिए, तो आपको इसमें ध्यान रखना है थायराइड की कमी से गलगंट रोग होता है, गलगंट रोग या घेंगा रोग जिसे हम कहते हैं, गलगंट या घेंगा रोग होता है। और चौथा आपको ध्यान रखना है इसी से जुड़ा हुआ रोग है हाशीमोटो रोग। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के रोग होते हैं वह अल्प स्त्रावण से संबंधित होते हैं। अति स्त्रावण से कौन कौन से रोग होते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है नेत्रोत्संधि गलगंट रोग, नेत्रोत्संधि गलगंट रोग, नेत्रोत्संधि गलगंट रोग। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है प्लूमर का रोग, प्लूमर का रोग और ग्रेवी का रोग इसके द्वारा होता है। प्लूमर का रोग और किसका रोग, ग्रेवी का रोग होता है, ग्रेवी का रोग, प्लूमर का रोग और कौन सा ध्यान रखना आपको, ग्रेवी का रोग। तो इस प्रकार से ये रोग होते हैं वह थायराइड ग्रंथि की अनियमितता के कारण से होते हैं। पहला आपको देखा अवटु मानवता या जड़ मानवता। भ्रूणीय अवस्था एवं बच्चों में, भ्रूणीय अवस्था एवं बच्चों में बाल्य अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था एवं बाल्य अवस्था में थायरॉक्सिन की कमी के कारण से, थायरॉक्सिन की कमी के कारण से यह रोग होता है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण से यह रोग होता है। इस रोग में व्यक्ति में आधारी उपापचय दर होती है, बीएमआर होती है, वह कम हो जाती हैं और मानसिक बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं होता है ये, और व्यक्ति कैसा रह जाता है, बौना रह जाता है। तो इस प्रकार से इसमें व्यक्ति होता है वो बौना रह जाता है, आधारी उपापचय दर कम हो जाती है तथा आपको ध्यान रखना है इस प्रकार का रोग होता है। इस रोग में व्यक्ति होगा उसमें बौद्धिक विकास नहीं होता है तथा यह आपको ध्यान रखना है मनुष्य होता है वो बंध्य होता है। तो इस प्रकार से बंध्य होता है, जनन शक्ति क्षीण हो जाती है। तो जनन शक्ति क्षीण हो जाती है, आधारी उपापचय दर कम हो जाती है और व्यक्ति कैसा रह जाता है, बौना रह जाता है। उस रोग को हम क्या कहते हैं, क्रेटेनिज्म कहा जाता है, जड़ मानवता कहा जाता है या अवटु मानवता कहा जाते हैं। यानी वामनता संबंधी रोग होता है, बंध्य रोग होता है एवं आधारी उपापचय दर कम हो जाती है, मानसिक शक्ति का विकास नहीं हो पाता है, यह जड़ मानवता कहा जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है मिक्सिडीमा, यह भी आपको ध्यान रखना है रोग होता है वह थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से होता है। इस रोग में यह रोग मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है वयस्क में होता है, वयस्क में थायरॉक्सिन की कमी के कारण से यह रोग होता है, वयस्क में थायरॉक्सिन की कमी के कारण से मिक्सिडीमा रोग होता है। इसमें आप ध्यान दीजिए मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है, मानसिक शक्ति कैसी हो जाती है, क्षीण हो जाती है, कम हो जाती हैं, मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है, बालों का झड़ना, मानसिक शक्ति का क्षीण होना, लैंगिक रूप से व्यक्ति का आपको ध्यान रखना है
कमजोर होना, तो इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उसे रोग को हम क्या कहते हैं, मिक्सिडीमा। यानी जनन शक्ति भी क्षीण हो जाती है, मानसिक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, एवं आपको ध्यान रखना है बालों का झड़ना इत्यादि, स्मरण शक्ति का लोस होना, ये सारे आपको ध्यान रखना है रोग लक्षण होते हैं, वो किसके होते हैं, मिक्सिडीमा के होते हैं। अगला हमें ध्यान रखना है गलगंट रोग या घेंगा रोग, यह आयोडीन की कमी के कारण से होता है। आयोडीन की कमी होने के कारण से, आयोडीन की कमी के कारण से रोग होता है, उस रोग को हम क्या कहते हैं, गलगंट या घेंगा रोग कहते हैं। इस रोग में आयोडीन की कमी होने के कारण से इस रोग में व्यक्ति होते हैं, उस व्यक्ति में जो गला होता है वो फूल जाता है, थायराइड ग्रंथि होती है वो फूल जाती हैं, तो इस रोग को हम गलगंट या घेंगा रोग कहा जाता है। ये रोग मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में जो पानी के ढलान होने के कारण से पानी के साथ में आयोडीन बह जाता है, इसलिए आयोडीन की कमी होती है, इस कारण से इन क्षेत्रों में ये रोग अधिक होता है। अगला हमें ध्यान रखना है हाशीमाटो रोग। ये हाशीमाटो रोग है, यह स्व प्रतिरक्षी जनित रोग है। ये किस प्रकार का रोग है, स्व प्रतिरक्षी जनित रोग है, यानी हमारी प्रतिरक्षा के द्वारा ये रोग होता है। जब हम थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से औषधियों का उपयोग करते हैं, तो ये औषधियाँ प्रतिजन के रूप में कार्य करती हैं, और प्रतिजन के रूप में कार्य करने के कारण से थायराइड ग्रंथि है वही अपने खिलाफ किसका निर्माण कर लेती है, एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण से जो थायराइड ग्रंथि है वह नष्ट हो जाती है। इसे हम थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहते हैं। तो इस प्रकार का रोग होता है, उसे हम हाशीमाटो रोग कहा जाता है। अगला हमें ध्यान रखना है नेत्रस्तोदी गलगंट रोग। यह आपको ध्यान रखना है थायराइड हार्मोन के अधिक स्त्रावन के कारण से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन होगा, उसका अधिक स्त्रावन होने के कारण से नेत्रोस्तोदी गलगंट रोग होता है। ये नेत्रोस्तोदी गलगंट रोग होता है। इस रोग में आपको ध्यान रखना है नेत्रों की पलकों के नीचे के श्लेष्मा का जमाव हो जाता है, और नेत्रें होती हैं वह बाहर की ओर घुरती हुई डरावनी सी दिखाई देती हैं, उस रोग को हम नेत्रोस्तोदी गलगंट रोग कहते हैं। अगला हमें प्लूमर रोग। यह रोग होता है, वह आपको ध्यान रखना है इनकी जो पुटकीय कोशिकाएं होती हैं उसमें गांठों का निर्माण हो जाता है, तो उस रोग को हम प्लूमर का रोग कहते हैं। अतिस्राव के कारण से जो गांठें होती हैं उनका निर्माण हो जाता है इस ग्रंथि में, तो उस रोग को हम क्या कहेंगे, प्लूमर का रोग कहा जाता है। फिर अगला हमें ध्यान रखना है ग्रेवी का रोग। यह रोग होता है, इस रोग में भी आपको ध्यान रखना है जो थायराइड ग्रंथि होती है वह फूल जाती है, इसमें गांठों का निर्माण होने के कारण से ये ग्रंथियां कैसी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, तो उस रोग को हम ग्रेवी का रोग कहते हैं। इस प्रकार से ये थायराइड ग्रंथि हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली क्लास में नेक्स्ट ग्रंथि पैराथायराइड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।